हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन लॉ वीटा। माय नेम इज़ आराध्या गुप्ता। आज हम लोग रिट ऑफ सर्शियरी डिस्कस कर रहे हैं। हम लोग जानेंगे कि ये रिट का क्या मतलब है, कौन इस रिट के लिए अप्लाई कर सकता है, क्या इस रिट के इशू होने के लिए इम्पॉर्टेंट कंडीशंस हैं, किसके अगेंस्ट ये रिट लाई करती है, कौन कौन से ग्राउंड्स हैं वेर इन वी कैन सीक फॉर सर्शियरी, what are its examples and very important the case laws. So Indian Constitution में आर्टिकल 32 एंड आर्टिकल 226 रिट जुरिस्डिक्शन को कवर करते हैं. इन आर्टिकल 32 a person can make an application for the writs to the Supreme Court, and in article 226 this writ application is filed in the high courts. तो 5 kind of writs हैं, उसी में से एक है सर्शियरी. मीनिंग से शुरुआत करते हैं. सर्शियरी एक लैटिन टर्म है जिसका मतलब है टू बी सर्टिफाइड. तो ये एक रेमेडियल नेचर की रिट है, एक रेमेडी है जिसका पर्पस है कि अगर किसी भी जजमेंट में, किसी भी कोर्ट के ऑर्डर में, किसी भी ट्राइब्यूनल के ऑर्डर में अगर कोई एरर हो रहा है, वो भी एरर ऑफ लॉ, और जो कि प्लेनली विजिबल है, क्लियरली विजिबल है एज पर द फैक्ट्स ऑफ लॉ, एज पर द रिकॉर्ड्स, तो उस एरर को ठीक करना, उसको करेक्ट करना, उसको रेक्टिफाई करना, दिस इज द प्राइमा फेसाई पर्पस ऑफ द रिट ऑफ सर्शियरी. ठीक है, तो ये जो रिट है ये सुपीरियर कोर्ट इशू करती है टू द इन्फीरियर कोर्ट्स और ट्राइब्यूनल्स. ठीक है, तो जहाँ पर भी लग रहा है कि इन्फीरियर कोर्ट ने, इन्फीरियर अथॉरिटी ने अपनी पावर्स का मिसयूज़ किया, या अपनी पावर्स को अपने जुरिस्डिक्शन को एक्सीड किया, या नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स को अधेर नहीं किया, गुड कंसाइंस को, इक्विटी को अधेर नहीं किया, तो वहाँ पर जो सुपीरियर कोर्ट्स हैं वो उस मैटर को, उस केस को ट्रांसफ़र कर लेती हैं टू इटसेल्फ. एंड अगर वो ऑर्डर्स एज पर द लॉज कंसिडरेबल नहीं है तो उन ऑर्डर्स को क्वैश कर दिया जाता है. ठीक है, तो ये बेसिक क्रक्स है ऑफ द रिट ऑफ सर्शियरी. अब हम डायरेक्टली बात करते हैं कि सर्शियरी को इशू करने के क्या क्या ग्राउंड्स हैं, कब कब हम ये मानते हैं कि एक एरर ऑफ लॉ हुआ है इन्फीरियर कोर्ट या इन्फीरियर अथॉरिटी के द्वारा. सो नंबर 1 इज जहाँ कोर्ट को लगता है कि इन्फीरियर कोर्ट्स ने अपनी पावर्स का, अपने जुरिस्डिक्शन का एक्सेस में इस्तेमाल किया, मतलब इतनी पावर्स उनके पास नहीं थी, उससे ज़्यादा उन्होंने इस्तेमाल किया, या फिर वो मैटर्स को डील करने का उनके पास पावर नहीं था, पर बावजूद इसके उन्होंने वो डील किया. ठीक है, उसमें ऑर्डर्स पास किया, और उसमें कोर्ट को लगता है कि अब इस मैटर को, सुपीरियर कोर्ट को लगता है कि अब इस मैटर को हमें डील करना चाहिए, सो दैट जो वो एरर ऑफ लॉ हुआ है उस चीज़ को हम करेक्ट कर सकें. इन दैट इंस्टेंस नंबर 2, जहाँ सुपीरियर कोर्ट को लगता है कि जो प्रोसीजर फॉलो किया गया बाय द इन्फीरियर कोर्ट्स, वो प्रोसीजर में ही एरर है, गलती है, या विच वॉज नॉट एज पर द लॉज, एज पर द एथिक्स, एज पर द रूल्स, तो उस इंस्टांस में भी रिट ऑफ सर्शियरी इशू होता है. थर्ड, अगर इन्फीरियर कोर्ट ने नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स को, कि कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं, कि रैशनल डिसीजन होना चाहिए, यानी कि जो भी डिसीजन दिया जा रहा है वो एक रीजंस पे बेस्ड हो, दोनों ही पार्टीज़ को सुनने का मौका दिया जाए, और कोई भी व्यक्ति खुद अपने केस में जज नहीं हो सकता है, नोबडी कैन बी अ जज इन हिज ओन केस. तो ये सारे प्रिंसिपल्स हैं नेचुरल जस्टिस के, जो कि हम एडमिनिस्ट्रेशन लॉ में डिटेल में पढ़ते हैं. तो अगर किसी भी इन्फीरियर कोर्ट ने इन प्रिंसिपल्स को वॉयलेट किया, इनका उल्लंघन किया है किसी मैटर में, तो उस इंस्टांस में भी जो सुपीरियर कोर्ट्स हैं वो उस मैटर को अपने पास ले लेते हैं, ट्रांसफ़र कर लेते हैं, एंड रिट ऑफ सर्शियरी इशू करते हैं उस इन्फीरियर कोर्ट के अगेंस्ट. राइट, अब हम बात करें दैट Who can apply for this writ? कौन इस रिट के लिए अप्लाई करेगा टू द सुप्रीम कोर्ट, टू द हाई कोर्ट्स? सो जो भी व्यक्ति उस एरर ऑफ लॉ से अग्रीव्ड है, यानी कि जब इन्फीरियर कोर्ट्स ने अपने जुरिस्डिक्शन का एक्सेस ऑफ जुरिस्डिक्शन किया, या फिर वॉयलेशन किया प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ का या नेचुरल जस्टिस का, और उस इनजस्टिस या उस एरर ऑफ लॉ की वजह से अगर किसी व्यक्ति के राइट्स अफेक्ट हो रहे हैं, वो अग्रीव्ड है, तो वो व्यक्ति जो है वो पिटीशन फाइल कर सकता है बिफोर द सुपीरियर कोर्ट्स. जैसे कि अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के किसी जज ने इस तरीके का इंस्टांस किया है, देन द पर्सन कैन गो एंड फाइल द पिटीशन टू द हायर कोर्ट, टू द हाई कोर्ट्स. एंड इफ अगर वो हाई कोर्ट में ऐसा इंस्टांस होता है, देन द पर्सन कैन मूव टू द सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32. ठीक है, सो दिस इज हाउ वी गेट टू नो दैट हु कैन अप्लाई फॉर दिस रिट.
नाउ द क्वेश्चन इज कि किसके अगेंस्ट ये रिट लाई करता है? जो भी बॉडीज का, जो भी अथॉरिटीज का नेचर, वर्किंग नेचर या उनकी ड्यूटीज का नेचर, उनकी पावर्स का नेचर जुडिशियल है या क्वासी जुडिशियल है, उन सब के एक्शंस के, उन सब के ऑर्डर्स के अगेंस्ट ये रिट इशू की जा सकती है। ठीक है, मूविंग अहेड कि अभी क्या क्या कंडीशंस की रिक्वायरमेंट है, व्हाट आर द एसेंशियल कंडीशंस व्हिच इज रिक्वायर्ड फॉर द इशूमेंस ऑफ द रिट ऑफ सर्शररी। वैसे तो अब तक आपको समझ आ गया है ना टॉपिक, तो आप अपने आप इस चीज को लिख सकते हैं, बट स्टिल लेट्स डिस्कस इट। सबसे पहला, जिस व्यक्ति ने जो वायलेशन किया है पावर्स का, जुरिसडिक्शन का या एरर ऑफ लॉ क्रिएट किया है, उसके पास कोई ना कोई लीगल अथॉरिटी होनी चाहिए थी। सेकेंडली, वो जो अथॉरिटी है दैट मस्ट पर्टेन टू क्वेश्चंस अफेक्टिंग द पीपल्स राइट, कि जो भी वो मैटर डील कर रहे हैं उससे किसी व्यक्तियों के राइट्स अफेक्ट हो रहे हैं, राइट, उसी को तो वो गवर्न कर रहे हैं। तीसरी चीज, दैट बॉडी और दैट पर्सन हैड अ ड्यूटी, कि वो अपनी जो भी उनकी फंक्शंस हैं उन्हें जुडिशियली परफॉर्म करे एंड विद इन द पैरामीटर्स ऑफ लॉ परफॉर्म करे। फोर्थ पॉइंट क्या कह रहा है कि उन्होंने उस पावर्स का, उन फंक्शंस का जुडिशियली एप्लीकेशन नहीं किया, उन्होंने अपने जुरिसडिक्शन का, अपनी लीगल अथॉरिटी का वायलेशन किया, एक्सेस में एक्ट किया। फिफ्थ, तो फिर ऐसे में जो अग्रीव्ड पर्सन है वो उस कोर्ट से सुपीरियर कोर्ट में जाएगा और वहाँ पर इस जो ग्रेव एरर ऑफ लॉ हुआ है उसके लिए पिटीशन फाइल करेगा, ताकि वो सुपीरियर कोर्ट ऐसे ऑर्डर्स को रोक सके, क्वैश कर सके और इनके अगेंस्ट रिट ऑफ सर्शररी इशू कर सके। जैसे हेबियस कॉर्पस में क्या है कि अगर वो व्यक्ति कोर्ट के पास एप्लीकेशन फाइल करने में संभव नहीं है तो कोई और व्यक्ति भी उसके बिहाफ में एप्लीकेशन फाइल कर सकता है। बट सर्शररी में जो क्रक्स है, इट सेज दैट द पिटिशनर, जिसके राइट्स अफेक्ट हुए हैं, हु इज डायरेक्टली अफेक्टेड बाय दैट रॉन्गफुल एक्सरसाइज ऑफ जुरिसडिक्शन, वही पिटिशन लेके फाइल करे इन द सुपीरियर कोर्ट्स। एंड द लास्ट, जो एप्लीकेशन है, इट कैन बी इनिशिएटेड बिफोर द हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226 एंड बिफोर द सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32, राइट। सो आई होप इट इज वेरी मच क्लियर। एक एग्जाम्पल लेते हैं। देयर इज अ केस इन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एक केस आया, एक मैटर आया, एंड उस मैटर पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास जुरिसडिक्शन नहीं था टू डिसाइड सच केस, या उसमें डिसीजन देने का जो राइट था, जो पावर्स थी, वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास नहीं थी। बट उसके बावजूद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने इंस्टेड ऑफ ट्रांसफरिंग द केस टू दैट राइट कोर्ट या राइट अथॉरिटी, उन्होंने उस केस को ट्राई किया, उस केस में डिसीजन दिया। सो नाउ इन दैट केस जो एप्लीकेंट था, जो उस डिसीजन से अग्रीव था, वो हाई कोर्ट में गया, उन्होंने एप्लीकेशन फाइल की, and thereafter the high court issued a writ of certiorari on the order of district court, and as a result जो district court ने orders दिए थे वो quash कर दिए गए, and thereafter जो matter था वो right authority के पास transfer किया गया, right। so इस तरीके की instances में ये writ of certiorari issue की जाती है। ये बताने का purpose था इस example का। now let's quickly move on to the case laws। पहला इंपॉर्टेंट केस हरी विष्णु कामत वर्सेस सैयद अहमद इशक 1954 का केस है। तो ये केस इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस केस के अंदर कोर्ट ने कुछ इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स लेट डाउन किए थे इन रिगार्ड्स टू दिस रिट ऑफ सर्शररी। पहला बोला गया दैट ये रिट कब इशू की जाएगी, इट कैन बी इशूड फॉर करेक्टिंग द एरर्स ऑफ जुरिसडिक्शन कमिटेड बाय द लोअर कोर्ट्स, कि लोअर कोर्ट्स ने जो भी जुरिसडिक्शन का एरर किया है उसको करेक्ट करने के लिए ये रिट इशू की जा सकती है। ये कोर्ट्स की, ये सुपीरियर कोर्ट्स की सुपरवाइजरी जुरिसडिक्शन का पार्ट है। याद रखिए, ये कोई एपेलेट जुरिसडिक्शन नहीं है, यहाँ पे कोई अपील नहीं जा रही है, ये सुपरविजन कर रही है सुपीरियर कोर्ट्स अपनी निचली अदालतों का, राइट, या उनके दिए गए डिसीजंस का। एंड इस रिट को इशू करने का मोटिव ये नहीं है टू रीहियर द केस, कि मैटर को फिर से सुना जाए एंड टू रिकंसिडर द फैक्ट्स, रादर इसका पर्पस है कि जो भी एरर ऑफ लॉ हुए हैं उन्हें करेक्ट करना, उन्हें रेक्टिफाई करना। द नेक्स्ट केस इज सैयद याकूब वर्सेस के.एस. राधाकृष्णन एंड अदर्स 1964। तो इस केस में कहा गया कि इस रिट ऑफ सर्शररी को इशू करने का पर्पस है टू करेक्ट द इंस्टांसेस, उन मैटर्स में चीज़ों को ठीक करना जहां पर कोर्ट ने अपनी पावर से ज़्यादा पावर्स का इस्तेमाल किया, ठीक है, अल्ट्रा वायर्स जाके इस्तेमाल किया अपने जुरिसडिक्शन का, या अल्ट्रा वायर्स जाके डिसीजन दिया टू इट्स जुरिसडिक्शन। एंड इस रिट को इशू करने के तहत जो भी पावर्स हैं कोर्ट के पास, सुपीरियर कोर्ट्स के पास, उसमें सुपीरियर कोर्ट्स कोर्ट ऑफ अपील बन के नहीं काम करेगी। ऑल्सो ना ही वो
एरर ऑफ फैक्ट चेक करेगी। याद रखिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ना ही वो एज अ कोर्ट ऑफ अपील एक्ट कर रही है सुपीरियर कोर्ट, ना ही वो एरर ऑफ फैक्ट चेक कर रही है, रादर वो एरर ऑफ लॉ चेक कर रही है, एरर ऑफ लॉ को एग्जामिन कर रही है और उसको करेक्ट कर रही है, राइट। जहाँ पे ये दिख रहा है दैट यहाँ पर नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स का वॉयलेशन हुआ है, यहाँ पे लॉ को लेकर एक एरर हुआ है इन द डिसीजन, इन दी एप्लीकेशन ऑफ द जुरिस्डिक्शन, तो वहाँ पर ये रिट वर्क करती है एंड वहाँ पर जो इंफीरियर कोर्ट से गलती हुई है उसको ठीक किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया द रिट ऑफ सर्शियरी। इट वॉज वेरी सिंपल। आई होप द लेक्चर हैज़ बीन क्लियर। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, और आगे के रिट्स भी आगे के लेक्चर्स में आप लोगों को मिलेंगे, उनका एक्सप्लेनेशन एंड द नोट्स। कैसे लगा एक्सप्लेनेशन एंड द नोट्स, प्लीज़ लेट मी नो द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे। बाय बाय।